बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार समृद्ध रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के बुक के फर्स्ट पार्ट से हमने आपको एक टेस्ट दिया था। उस टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चंस थे और प्रत्येक क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स था और 20 मार्क्स का वो पेपर था। आशा करते हैं कि आपने वो घर पर अच्छी तरह से किया होगा और अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास यानी कि मेरे पास आप लोगों ने भेज दिया होगा। मैं आपका उस टेस्ट को चेक करूंगा और आपका मूल्यांकन करूंगा कि किस तरह का टेस्ट आपने वो किया है, किस तरह के आंसर दिए हैं और उसके बाद मैं आपके सामने उस टेस्ट की मतलब उत्तर कुंजी जो होती है वो आपको जारी कर रहा हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और आपको इस की के ज़रिए उन क्वेश्चंस के मिलान करने हैं और ये क्वेश्चंस आंसर इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, जो पहला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन हमने ये दिया था कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, प्रीएम्बल है, उसके अंदर कितने प्रकार के जस्टिस का वर्णन किया गया है। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के जस्टिस के बारे में बताया गया है। तो आपको जैसे पता है कि भारत की जो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल वो सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है, संविधान की आत्मा कहलाती है। यदि जैसे कि किसी घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या उस घर के अंदर है, उसी तरह यदि सारे दरवाजे बंद हो और केवल खिड़की के माध्यम से हम उस घर के अंदर सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, उसी तरह से भारत के संविधान की प्रीएम्बल है कि भारत के संविधान में क्या है। पूरा संविधान नहीं पढ़कर हम केवल प्रस्तावना को पढ़कर ही हम ये पता कर सकते हैं कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो उसी प्रस्तावना के अंदर, उसी प्रीएम्बल के अंदर संविधानों का वर्णन किया, संविधान के बारे में क्या है उस सारी चीज़ के बारे में उसमें बताया है शॉर्ट में, संक्षिप्त में। तो उसी तरह से भारत के संविधान भारत के लोगों को किस तरह का न्याय प्रदान करेगा उस चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया गया है। तो उसमें आपने प्रीएम्बल को आप अच्छी तरह से पढ़कर देखना, तो उसमें केवल 3 टाइप के जस्टिस के बारे में आपको बताया जाएगा। वो 3 टाइप्स के जस्टिस कौन से हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो भारत की जो प्रीएम्बल है उसमें 3 प्रकार के जस्टिस का न्याय का वर्णन किया गया है कि भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार के जस्टिस के बारे में प्रीएम्बल में बताया गया है। सेकंड जो क्वेश्चन है, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलर स्टेट। कुछ ऐसे फीचर्स आपको बताना है कि भारत एक सेकुलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वो हम कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेकुलर के बारे में पता होना चाहिए कि सेकुलर क्या है। सेकुलर का मतलब होता है कि ऐसा देश जहाँ ऐसा बात जिसमें सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता हो, सभी लोगों को, उस देश के सभी लोगों को सारे के सारे किसी भी धर्म को मानने का अधिकार दिया जाता हो, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर ले और किसी देश का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, तो वो कहलाती है धर्मनिरपेक्षता। मतलब धर्मनिरपेक्षता के अंदर सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट दिया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा उसको इक्वल ट्रीट किया जाता है, तो वो कहलाता है सेकुलर स्टेट। तो क्या भारत एक सेकुलर स्टेट है? तो उसमें आपको बताया जाएगा कि देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। तो सबसे पहले इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इसके बारे में पहले क्या है कि भारत का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ जितने भी धर्म है उन सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो पहली फीचर्स क्या है सेकुलर स्टेट की कि देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, कि भारत का अपना कोई धार्मिक कोई भी अपना धर्म नहीं है। मान इसका मतलब ये नहीं कि भारत में कोई धर्म ही नहीं है। भारत में हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, बहुत ज़्यादा धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सभी धर्मों के साथ इक्वल ट्रीट किया जाता है। किसी भी
रिलीजन को यहाँ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। तो देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, नो रिलीजन हैज बीन गिवन सोशल राइट्स एंड, किसी भी धर्म को यहाँ सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। एंड नो रिलीजन हैज बीन गिवन एनी हेल्प बाय द स्टेट, और किसी भी धर्म को स्टेट के द्वारा कोई हेल्प या सहायता नहीं दी जाती है ताकि वो प्रमोट कर सके। इस तरह की स्टेट के द्वारा, देश के द्वारा किसी भी धर्म को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है। तो भारत कैसा हो गया, एक सेकुलर स्टेट हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन था, विच फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर आपको ये बताना कि हमारे संविधान के अंदर भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 7 हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, लेकिन एक राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया था। लेकिन अब करंटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 6 टाइप्स के हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो राइट्स कौन कौन से हैं, पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं, फिर भी आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पहला जो राइट्स है वो राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू लिबर्टी, थर्ड राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो फोर्थ है आपका वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और जो सिक्स्थ जो फंडामेंटल राइट्स है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस प्रकार 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा कि भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की ड्यूटीज, भारत के नागरिकों की क्या ड्यूटी है, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि भारत के नागरिक के रूप में आपकी क्या ड्यूटीज है। तो ड्यूटीज का जो डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आर्टिकल 51A में किया गया है। तो उसमें सारी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि भारत के नागरिकों की क्या ड्यूटी है। उसके अंदर 10-11 ड्यूटीज़ आपको बताई गई है, लेकिन इस टेस्ट में आपको हमने केवल 2 ड्यूटीज़ के बारे में ही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन and respect its ideal institution, the national flag and the national anthem। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अंदर विश्वास होना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है कि भारत के संविधान पर वो विश्वास करे। एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल, भारत के संविधान के जो आइडियल्स है और जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनका सम्मान करें। और नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का पालन करें, उसका सम्मान करें। ये एक नागरिक के रूप में ड्यूटी है। संविधान के अंदर विश्वास रखें। और दूसरे जितने भी हैं उनके जो आदर्श है या जितनी भी संस्थाएं उनका सम्मान करें। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय गान का जो उनका सम्मान करें। दूसरे, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारे स्वतंत्रता संग्राम से को प्राप्त करने के लिए जो आदर्श बनाए गए थे, उन आदर्शों से प्रेरित होकर हमारे देश के अंदर क्या करना। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जो हमारे आदर्श है, जो जिससे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रेरित करने वाले जितने आदर्श है उनका सम्मान करें, उनका अच्छी तरह से प्रेरित होकर उनका सम्मान करें। और भी बहुत सी ड्यूटीज है, जैसे पर्यावरण की रक्षा करें, कोई भी डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक जो संपत्ति उसको नुकसान न पहुंचाए। इस तरह से बहुत से ऐसे ड्यूटीज है जो हमारे आर्टिकल 51A के अंदर दी गई है, उनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। तो बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वी मीन दैट एवरी सिटीजन बोथ मेल एंड फीमेल। देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी नागरिक है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, अबव द एज ऑफ मेजोरिटी, उसको एक एज मैच्योरिटी एज होने के बाद, अबव द एज ऑफ मैच्योरिटी, देखिए हमारे देश के अंदर जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया गया है। उसमें भारत का नागरिक, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको एक एज के बाद, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, प्रोफेशन, चाहे उस मेल और फीमेल का, स्त्री पुरुष का
कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर हो, कोई भी क्रीड हो, प्रॉपर्टी है या पढ़ा लिखा है या नहीं है, या उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वो किसी भी नस्ल का है, किसी भी रंग का है, किसी भी वर्ग का है, उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन सभी को वोट का अधिकार दिया जाएगा। ये कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वी मीन दैट एवरी सिटीजन बोथ मेल एंड फीमेल अबव द एज ऑफ मैच्योरिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ये जो उसने एक मैच्योरिटी प्राप्त कर ली है, एज की एक एज फिक्स की गई है, उस एज को यदि वो प्राप्त कर लेता है तो उसको बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो कोई भी कास्ट का है, कलर का है, क्रीड का है, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, प्रोफेशन कोई भी करता हो, उसको वोट का अधिकार दिया जाएगा। द एज ऑफ अटेंडिंग मैच्योरिटी, हमारे देश के अंदर जो राइट टू वोट के लिए जो एज सुनिश्चित की गई है वो की गई है 18 ईयर्स। हमारे देश के अंदर 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक का कोई भी स्त्री पुरुष है जिनकी एज 18 वर्ष हो चुकी है, चुनाव में उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। ये कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आगे जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में आपको और बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्शन कमीशन के क्या काम है। इलेक्शन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, टू फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के वैसे बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन आज हमको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको 2 फंक्शंस आपको बता रहे हैं। तो पहला फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का, द इलेक्शन कमीशन सुपरवाइजेज डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, जो भी इलेक्शन प्रोसेस होती है, चुनावी जो प्रक्रिया होती है, उसको सुपरवाइज करना, उसका निरीक्षण करना, डायरेक्ट उसको निर्देश देना और पूरा का पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल करना। इलेक्शन की डेट से लेकर जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते हैं तब तक पूरी की पूरी जो इलेक्शन प्रोसेस होती है उस पर सुपरवाइजेस, डायरेक्ट्स और कंट्रोल करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। दूसरा जो उसका काम है, द इलेक्शन कमीशन फिक्सेस द टाइम टेबल फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि किस तरह से इलेक्शन होंगे, उसकी समय सारणी, उसका टाइम टेबल सुनिश्चित करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन का काम होता है जो इलेक्टोरल रोल होती है उसको अपडेट करना, इलेक्शन जो वोटर लिस्ट होती है उसके बनाने का काम भी किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। तो इस तरह से बहुत से कार्य हैं इलेक्शन कमीशन के, उनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके लेजिस्लेटिव, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती है, वो आपका 7th क्वेश्चन था। तो प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना था, प्रेसिडेंट कैन कन्वेन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट। देखो प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है जब भी कंपोजिशन होता है पार्लियामेंट का तो उसके सबसे पहले उसका संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये जो संयुक्त उसको संबोधन का काम, दोनों सदनों को जब कोई लोकसभा के आम चुनाव हो जाते हैं, आम चुनाव के बाद जब कोई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति दोनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है, उसको बर्खास्त भी कर सकता है और डिसॉल्व इसको प्रोरोगी करता है। ध्यान रखिए उसको संबोधन को आहूत भी करता है और उसको कैंसिल भी करता है, और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। दूसरा जो काम होता है लेजिस्लेटिव जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो कौन सी होती है, ही नॉमिनेट 12% टू द राज्यसभा। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है और इसी तरह से लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को वो नॉमिनेट करता है। तीसरा जो काम है, नो बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट। पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बिल पास किया जाता है जब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता है। तो नो बिल बी पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति किसी बिल पर अपने साइन नहीं करता है तब तक संसद के द्वारा पास कोई भी बिल, कानून, एक्ट नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स है। आगे जो आपको क्वेश्चंस का आंसर हम बताएंगे वो है कि एक राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए
क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज। उसने 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। ये ध्यान रखिए कि लोकसभा के लिए तो 25 ईयर्स है, लेकिन राज्यसभा के लिए यदि उसने सदस्य बनना है तो उसकी आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। तीसरा, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसके पास किसी भी तरह का कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंडर में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के। राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, किसी के अंदर उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है एक राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। अगला जो क्वेश्चन था कि ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या है। तो केसेस रिलेटिंग टू, देखिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो उस पर वो अपना निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन कौन से ऐसे केसेस है, ऐसे कौन कौन से विवाद है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ले जा सकते हैं, वो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शंस के उसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सबसे पहला जो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में आएंगे तो डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ पावर्स और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या एक स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट या एक स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का बंटवारे को लेकर यदि कोई विवाद है या कोई संवैधानिक डिस्प्यूट्स है, उनको लेकर डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेकर, शक्तियों के बंटवारों को लेकर यदि कोई विवाद है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट है, कोई संवैधानिक विवाद है, उसको डायरेक्टली हम सॉल्व कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट, दो राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो तो वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एंड केसेस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, रेमेडीज प्राप्त करने के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये आपके डिस्प्यूट्स, ये जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने सब्जेक्ट्स है। तो यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स है, और इस पर कानून बनाने, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे हमने आपको बताया कि 97 सब्जेक्ट्स हैं, और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ये जो 97 सब्जेक्ट है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, जैसे रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर कानून बना सकती है। क्यों दिया ये जो यूनियन लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट क्यों दिया? क्योंकि इन सब्जेक्ट्स पर, इन विषयों पर पूरे देश के अंदर एक समान नीति लागू करनी पड़ती है, एक जैसे कानून बनाने पड़ते हैं, इसलिए यूनियन लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट दिए गए। यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू करने के लिए ये जो 97 सब्जेक्ट है वो हमने यूनियन लिस्ट में दिए, और इन पर केवल केंद्र जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कानून बना सकते हैं। इस तरह से ये आपका टेस्ट था, उनके सारे आंसर हमने आपको दिए। आपको इन्हीं क्वेश्चन आंसर को फेयर नोटबुक में भी करना है, और सभी बच्चे इनको कर अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य भेजें। थैंक यू।